जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री रामचंद्र जी को किसने जूठे बेर खिलाए थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दीजिए। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पहरी को राजा द्वारा अनोखा पुरस्कार देना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही पराक्रमी राजा राज करते थे। एक बार आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादल रह रहकर गरज उठते थे। बिजली के बार बार कौंधने से वातावरण बहुत ही भयानक हो उठता था। इस बुरे मौसम में सारा उज्जैनी नगर अपने घरों में दुबक कर मीठी नींद सो रहा था। राजमहल के अधिकांश दीपक बुझ चुके थे। जो बचे रह गए थे वे भी बस बुझने ही वाले थे। ऐसी तूफानी मौसम में राजमहल का द्वारपाल मात्रगुप्त महाराज की एक अटारी के नीचे खड़ा अपने दुर्भाग्य पर सोच विचार कर रहा था। राजा विक्रमादित्य की सेवा करते करते उसे 1 साल बीत चुका था, मगर अभी तक उनसे भेंट तक नहीं हो सकी थी। वह निर्धन आदमी था, लेकिन किसी गुणी राजा के आश्रय में कार्य करना चाहता था। वह असाधारण कवि था और अपनी कला के पारखी को तलाश कर रहा था। एक दिन उसने उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के गुणों की चर्चा सुनी कि वे विद्वानों और गुणियों को उचित सम्मान देते हैं। उसने यह सुन राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाने का निर्णय किया। मात्रगुप्त ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह राजा से ना मिल सका। बड़ी कठिनाई से उसे द्वारपाल का काम मिला। राजा से मिलने की प्रतीक्षा करते हुए उसे 1 साल बीत चुका था। उधर उस तूफानी रात में भी राजा विक्रमादित्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे उस समय एक गंभीर समस्या के बारे में सोच रहे थे, जो कई दिनों से उन्हें सता रही थी। सोचते हुए उनकी नजर अचानक राजमहल के बाहर दिख रहे एक काली सी आकृति पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने जोर से पुकारा, द्वार पर कौन खड़ा है? राजा का स्वर पहचान कर द्वारपाल चौंका और उसने सावधान होकर अपना परिचय दिया। मैं मात्रगुप्त हूँ महाराज, महल का द्वारपाल। महाराज ने प्रश्न किया। ओह ठीक है, अभी कितनी घड़ी की रात्रि शेष है? महाराज, अभी 1.5 पहर रात्रि और शेष है, द्वारपाल ने उत्तर दिया। यह तुम्हें कैसे मालूम? महाराज ने फिर प्रश्न कर दिया। राजा के इस प्रश्न पर मात्रगुप्त ने सोचा कि अपनी बात कहने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। उसने राजा के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी निर्धनता, अपनी चिंता और उस कारण नींद न आना आदि सभी परेशानियों की एक कविता बनाकर भावपूर्ण शब्दों में राजा को सुना दी। विद्वान सम्राट सुनकर चकित भी हुए और मुग्ध भी। उसके शब्दों में छुपी उपेक्षा और उसकी निर्धनता के वर्णन ने राजा के हृदय को व्यथित कर दिया। सम्राट सोचने लगे कि इस अनोखे कवि के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वह कुछ कह न सके, बस सोचते ही रह गए। बहुत देर तक राजा की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर मात्रगुप्त ने सोचा कि उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। उसे लगा कि कहीं उसने राजा को नाराज तो नहीं कर दिया। अगले दिन प्रातः महाराज ने मात्रगुप्त को बुलवाया। उसने सोचा कि कल की गई अशिष्टता पर महाराज जरूर उसे कोई कठोर दंड देंगे। वह डरते डरते राज दरबार में पहुंचा। राजा ने बिना किसी भूमिका के कहा, मात्रगुप्त, तुम्हें इसी समय कश्मीर जाना होगा और वहां मेरा लिखा यह अत्यंत गोपनीय पत्र वहां के प्रधानमंत्री को पहुंचाना होगा। ध्यान रहे, यह पत्र सिर्फ उन्हीं के हाथों में पहुंचे। जैसी आज्ञा अन्नदाता, आपके आदेश का पालन होगा। मात्रगुप्त बोला और राजा के हाथ से वह पत्र ले लिया। अब तो मात्रगुप्त और भी ज्यादा परेशान हो उठा। उज्जैनी से कश्मीर बहुत दूरी पर था, लेकिन जाना तो था ही। वह क्या क्या सपने संजोकर इस राज्य में आया था और अब कहां दंड की तरह महाराज ने उसे इतने दूर जाने का आदेश दे डाला था। कई दिनों तक लगातार यात्रा करने के बाद जब मात्रगुप्त कश्मीर पहुंचा तो वहां के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर उसकी रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई।
राजमहल पहुंचकर उसने अपने आने की सूचना प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी। प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर बाद उसे अंदर बुलवा लिया। मात्रगुप्त ने महाराज का दिया हुआ वह गोपनीय पत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। पूरा पत्र पढ़ने के बाद अचानक प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव बदल गए। उनका चेहरा अपार खुशी से भर गया। उन्होंने पूछा, क्या आप ही मात्रगुप्त हैं? जी हाँ, मेरा ही नाम मात्रगुप्त है। मात्रगुप्त ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया। इतना सुनते ही प्रधानमंत्री ने प्रतिहारी को बुलाकर तुरंत राज्याभिषेक की तैयारी के आदेश दे दिए। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। सभी प्रतिष्ठित अधिकारियों को बुला लिया गया। मंगलवाद गूंजने लगे और वेद मंत्रों का जाप होने लगा। इन अद्भुत परिवर्तनों को देखकर मात्रगुप्त हैरान था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी अचानक प्रधानमंत्री ने उसके समीप आकर कहा, महाराज, अब आप सम्राट विक्रमादित्य के आदेशानुसार इस देश के राजा हैं। आज से यह देश आपका है। यह सुनकर मात्रगुप्त को तनिक भी विश्वास न हुआ। उसने सोचा कि कहीं उसके साथ बहुत बड़ा मजाक तो नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, यहाँ के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कुछ समय पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। राज्य के सभी कार्यों को संभालने के लिए मैं बार बार महाराज विक्रमादित्य से किसी योग्य अधिकारी को भेजने की मांग कर रहा था। आज आपके यहाँ पहुंचने से मेरी वह मुराद भी पूरी हो गई। आइए महाराज मात्रगुप्त, राज्याभिषेक के मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मात्रगुप्त सम्राट विक्रमादित्य की इस अद्भुत कृपा से भाव विभोर हो गया। उसने जैसा सोचा था उससे बहुत अधिक उसे मिल गया था। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। मात्रगुप्त राजा बनने के बाद महाराज विक्रमादित्य से फिर कभी मिल ना पाया। इस अनोखे पुरस्कार के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसने अनेकों बहुमूल्य उपहारों के साथ अपनी नई कविता में राजा की इस दानवीरता, सबको प्रसन्न करने की कला को खूबसूरत शब्दों में पिरोकर उसे भी अपने दूत के द्वारा महाराज के पास भिजवा दिया। दूत ने जब यह कविता महाराज विक्रमादित्य को सुनाई तो महाराज विक्रमादित्य भाव विभोर हो उठे। उन्होंने मात्रगुप्त की लंबी आयु की कामना की और उसे धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।